हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू माय एजुकेशन चैनल प्रभावी एजुकेशन हब। सबका मैं स्वागत करता हूं। एंड इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि 44वां चैप्टर है इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, इंडियन पॉलिटी की सीरीज मैं कवर कर रहा हूं और इसके लिए रेफरेंस मैंने लक्ष्मीकांत के बुक से लिया है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। ठीक है, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। बिकॉज इसमें इतना अच्छे तरीके से सजाया गया है मटेरियल को, इतने अच्छे तरीके से बनाया गया है इसको, कि आपको प्रीलिम्स में तो एक भी क्वेश्चन इससे अलग हट के आता ही नहीं है। मेंस के पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक सीरीज बना रहा हूँ ताकि आपको कंप्लीट इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की एक शॉर्ट एंड प्रिसाइज बट फुल ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ एक सीरीज आपको मिल जाए। ये मैं कोई समरी नहीं बना रहा हूँ, जैसे कि कई सारे सीरीज अवेलेबल होंगे, आपने यूट्यूब सर्च पे देखा होगा कि समरी लोग पढ़ा देते हैं। समरी नहीं है ये। उससे क्या होता है, समरी से आपको पूरा जानकारी नहीं मिलता है। यहाँ पे सारे पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है मैं सारे के सारे मेंशन करके रखा हूँ यहाँ पे। बहुत ही मेटिकुलस वे में मैं ये तैयारी करवाना चाहता हूँ आपको, ताकि पर्पस मेरा पूरा हो जाए कि मैं लोगों का अपने एस्पायरेंट्स का एक अपना कम्युनिटी बनाऊं और उनको हेल्प कर सकूं। तो डेफिनेटली आपको मेरा सपोर्ट करना चाहिए। आप सपोर्ट कैसे कर सकते हो, सब्सक्राइब करना चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे टाइम टाइम से। एंड बी द पार्ट ऑफ माई फैमिली, इस यूट्यूब चैनल की फैमिली बन जाओ, ताकि हम लोग साथ में बहुत सारे एस्पेक्ट को कवर करते चले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ भी मैं इस सीरीज का लास्ट में दे दूंगा, ताकि आपको नोट ना बनाना पड़े। तो ये जो आप फॉर्मेट में क्लास पढ़ते हो, सेम पीडीएफ आपको जो पीपीटी है ये पीडीएफ के तौर पे मैं कन्वर्ट करके आपको नोट के तौर पे दे दूंगा लास्ट में, ताकि आपका जो रिवीजन है वो मल्टीपल टाइम्स हो जाए। तो देखिए, यूपीएससी की तरह, यूपीएससी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जिसमें मैंने बृहद तौर पे यूपीएससी के बारे में आपको समझाया था। यूपीएससी के पैरेलल ही स्टेट्स में, चूंकि यूपीएससी सेंट्रल लेवल पे काम करती है, वहाँ पे रिक्रूटमेंट वगैरह, ऑल इंडिया सर्विसेज वगैरह, उनसे रिलेटेड सिविल पोस्ट वगैरह से रिलेटेड रिक्रूटमेंट का काम कराती है, एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है। वैसे ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी स्टेट लेवल पे ये सारे काम करती है, बहुत सारे फंक्शन ये प्ले करती है, बहुत सारे मैटर्स में स्टेट गवर्नमेंट इससे कंसल्ट करती है। और इसका जो है एडवाइस होता है वो बेसिकली बाइंडिंग नहीं होता है स्टेट गवर्नमेंट पे, बट इसके एडवाइस को बेसिकली अगर इसने कोई एडवाइस टेंडर किया है, अगर सरकार ने नहीं माना है तो उसका रीजन सबमिट करना पड़ता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कि क्यों नहीं माना गया। तो इसका इम्पोर्टेंस तो है डेफिनेटली। आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए सेम जो आर्टिकल यूपीएससी वाला था, जो कि 315 से 323 तक है, वही आर्टिकल सेम डील करता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी, रिगार्डिंग द कॉम्पोजिशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल ऑफ मेंबर्स, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें अगर कंपोजिशन की, तो स्टेट पब्लिक सर्विस का कंपोजिशन कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे एक चेयरमैन होते हैं, अ चेयरमैन, ठीक है, मतलब एक चेयरमैन प्लस कुछ मेंबर्स होते हैं, सम मेंबर्स। ठीक है, ये मेंबर की संख्या जो है कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सक्लूसिवली मेंशन नहीं है। ये लोग जो होते हैं मेंबर्स प्लस चेयरमैन, ये अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स, दे आर बेसिकली अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ठीक है, तो इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट नहीं करते हैं, गवर्नर करते हैं, गवर्नर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट्स। कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं किया गया है कि कितने मेंबर होने चाहिए, उनका स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, कहीं भी मेंशन नहीं है। बट ये छोड़ दिया गया है गवर्नर के ऊपर कि आप डिसाइड कीजिए कि कितना आप स्ट्रेंथ आपको लगता है कि सुटेबल है पर्टिकुलर किसी भी स्टेट के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। ठीक है, तो डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग पॉपुलेशन है, अलग अलग वर्कलोड भी हो सकता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो वहाँ के गवर्नर को ये टास्क दे दिया गया है कि आप डिसाइड कीजिए कि आपको कितने मेंबर रखने हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में। और ये जो काम है ये गवर्नर करते हैं डिपेंडिंग अपॉन, आफ्टर सीइंग द वर्कलोड ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एक्सेट्रा। कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं प्रिस्क्राइब किया गया है। बात करें अगर चेयरमैन और मेंबर्स की, तो ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक
कोई रिक्वायरमेंट है, कुछ क्वालिफिकेशन दिया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है इनका। बट एक जो ग्राउंड दिया गया है रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन वो ये है कि जो जितना टोटल मेंबरशिप होगा एक पर्टिकुलर किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, मान लीजिए मेंबरशिप है वहाँ पे मान लीजिए 10 है, तो उसका आधा मतलब हाफ ऑफ द मतलब टोटल स्ट्रेंथ जो कि 5 हुआ, ये ऐसे लोग होंगे जो कि कहीं ना कहीं स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस कमीशन में, यूपीएससी या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में नौकरी किया होगा एटलीस्ट 10 साल के लिए। तो ऐसे लोग आधे एटलीस्ट होने चाहिए, ठीक है। गवर्नर इनके कंडीशंस ऑफ सर्विस को डिटरमाइन कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द चेयरमैन एंड मेंबर्स। तो इनके जो सर्विस कंडीशंस वगैरह होते हैं वो गवर्नर डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नर के पास ये राइट है कि ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सर्विस कंडीशन होनी चाहिए लोगों के लिए, वो डिसाइड कर सकते हैं गवर्नर। आगे बढ़ते हैं। जो ये चेयरमैन होते हैं, कुछ मेंबर होते हैं, दे होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 6 ईयर्स या फिर 62 साल मैक्सिमम में। जिसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई चेयरमैन है, वो 59 साल के एज में अगर उसको चेयरमैनशिप मिली है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो और कितने साल काम करेगा, तो 62 माइनस 59 मतलब कि 3 ईयर्स और काम करेगा। अगर वो मान लीजिए कि 55 ईयर्स का है तो वो कितने साल काम कर सकता है, मैक्सिमम 6 ईयर्स, ठीक है। मैक्सिमम 6 ईयर है या फिर मैक्सिमम एज है 62 ईयर्स, जो भी पहले खत्म हो जाए, विच एवर कम्स अर्लियर, उसके हिसाब से उनको रिटायर होना पड़ता है। दे कैन ऑल्सो रिलिंक्विश मतलब कि त्याग कर सकते हैं अपने पोस्ट का बाय एड्रेसिंग देयर रेजिग्नेशन टू द गवर्नर। गवर्नर को एक रेजिग्नेशन देके वो छोड़ भी सकते हैं अपने पोस्ट को। गवर्नर जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी मेंबर। मान लीजिए हरियाणा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, हरियाणा एचपीएससी है मान लीजिए, जिसको हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। यहाँ पे जो एक कई सारे मेंबर्स होंगे, इनमें से कोई एक मेंबर को कई बार गवर्नर चाहे तो एक्टिंग चेयरमैन बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए 2 सर्कमस्टांसेस होने चाहिए। ऐसे ही किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ किया जा सकता है। वो 2 सर्कमस्टांसेस क्या है, वो पहला ये है कि जब भी ऑफिस जो है चेयरमैन का वो वैकेंट हो जाए किसी भी रीजन से, मान लीजिए कि एक्सपायर ही करके डेथ हो गया तो वैकेंट हो जाएगा उनका ऑफिस, या फिर जो चेयरमैन है सिटिंग चेयरमैन वो अनेबल है अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, मतलब कि या तो कोई इलनेस है या फिर कहीं नॉट अवेलेबल है, कहीं गए हुए हैं किसी भी रीजन से, कुछ अदर रीजन भी हो सकती है जिसकी वजह से अपनी ड्यूटी को फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। उस केस में ऐसा तो होगा नहीं कि वो पोस्ट खाली ही रहेगा। उस समय उस तत्कालिक दौर के में बेसिकली एक पर्टिकुलर किसी मेंबर को यूपी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एक्टिंग चेयरमैन बनाया जा सकता है गवर्नर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, अब इनका रिमूवल का प्रोसेस क्या है। दे कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट ऑल्दो देयर अपॉइंटमेंट इज डन बाय द गवर्नर। गवर्नर इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं, लेकिन जो इनका रिमूवल है वो पावर प्रेसिडेंट को दिया गया है, गवर्नर को नहीं है ये पावर, ठीक है। अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं लेकिन रिमूवल प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ऐसा भी नहीं है कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को भी हटा देंगे। इसके लिए कुछ ग्राउंड्स मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके हिसाब से ही हटाना अगर चाहें तो रिमूवल किया जा सकता है। लेकिन इसमें कुछ सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं जिसमें प्रेसिडेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि किसी भी मेंबर को या फिर चेयरमैन को वो हटा सकते हैं अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो वो सर्कमस्टांसेस क्या क्या है, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है मतलब कि बैंकरप्ट, मतलब कि उसने लोन लिया है और अपने लोन की किस्तों को चुका नहीं पा रहा है, वो इंसॉल्वेंट हो गया है, उस केस में इसको पोस्ट त्याग करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट इसको हटा सकते हैं। या फिर कोई चेयरमैन हो या मेंबर हो जो कि अपने ऑफिस मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिस के अलावा भी दूसरी कोई पेड एम्प्लॉयमेंट करता है, मतलब दूसरी जगह भी पैसा लेके काम कर रहा है और ऐसा पता चला प्रेसिडेंट को, तो उस बंदे को हटाया जा सकता है। या फिर प्रेसिडेंट को अपने ओपिनियन में ऐसा लगता है कि वो पर्टिकुलर जो मेंबर है या फिर कोई चेयरमैन है वो अनफिट है ड्यू टू इन्फर्मिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, तब भी उसको हटाया जा सकता है। या फिर मिसबिहेवियर हो जाए, मिसबिहेवियर एक ग्राउंड है जिसके दम पे प्रेसिडेंट चाहें तो एक पर्टिकुलर किसी मेंबर या फिर चेयरमैन को हटा सकते हैं। लेकिन इसके लिए इस पर्टिकुलर मिसबिहेवियर वाले को प्रूफ करने के लिए इनको रेफर करना होता है ये मैटर को सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर जाता है फॉर इंक्वायरी पर्पज। सुप्रीम कोर्ट इसमें इंक्वायरी बिठाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये सही में जो चार्जेस है मिसबिहेवियर के वो प्रूफ होते हैं तो वो अपना
एडवाइस टेंडर करेगी फेवर में कि भाई हटा दिया जाए, कोई बात नहीं। ऐसे केस में मान लीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस होगा वो चाहे फेवर में हो चाहे या फिर अगेंस्ट हो पर्टिकुलर बंदे के, तो वो बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट के ऊपर, मतलब कि प्रेसिडेंट को वो एडवाइस मानना ही मानना पड़ेगा। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ने बेसिकली डिफाइन किया है मिसबिहेवियर को। उसके लिए कुछ कंडीशंस बताए गए हैं। अगर मान लीजिए कोई मेंबर है या फिर चेयरमैन है, इफ ही इज कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, और ऐसा पता चलता है प्रेसिडेंट को, तब भी ये ग्राउंड प्रूव हो जाएगा कि इसने मिसबिहेवियर किया है और इसको हटाया जा सकता है। अगर मान लीजिए ही already he has participated in any way in the profit of such contract or in any benefit therefrom otherwise than as a member and in common with other member of incorporated company, तब भी उसको हटाया जा सकता है। मतलब ऑलरेडी पता चला कि ये पार्टिसिपेट किया है और प्रॉफिट भी कमाया है बीइंग ए मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तब भी इसको हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर। अब देखिए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती है, मतलब कि रिक्रूटमेंट कराती है वो स्टेट के सिविल पोस्ट के लिए लोगों का। बीओ, बीडीओ, एसडीएम, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट का चयन होता है, कराया जाता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। एंड इनफैक्ट ये कई सारे मैटर्स में इसको कंसल्ट भी किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि प्रमोशन से रिलेटेड मैटर्स में या फिर डिसिप्लिनरी एक्शन से रिलेटेड मैटर्स भी रेफर किए जाते हैं किसी पर्टिकुलर सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट में, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को मैटर रेफर किया जाता है। तो ये रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, तो इसके रोल को ये बहुत ही अच्छे तरीके से करता रहे, किसी के बिना प्रेशर, बिना किसी लालच में। उसके लिए जरूरी है कि इस बॉडी को इंडिपेंडेंट बनाया जाए, इसको कुछ इंडिपेंडेंस दी जाए। तो वो दी भी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, उसको हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि चेयरमैन और जो मेंबर होते हैं, इनका जो टेन्योर होता है वो सिक्योर होता है। देयर इज ए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर फॉर, देखिए यहाँ पे, for chairman and a member or a member, they can only be removed by the president only in manner and on ground mentioned in the constitution, जो कि बहुत डिफिकल्ट है हटाना। तो कहने का मतलब चयन तो इनका अपॉइंटमेंट तो होता है गवर्नर के द्वारा, लेकिन इनको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि हटाते प्रेसिडेंट है, लेकिन उसके लिए भी ग्राउंड्स मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके दम पे ही इनको हटाया जा सकता है, इसलिए इनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हो जाती है। मतलब इनको हटाना इतना आसान नहीं होता है। इनका जो कंडीशन ऑफ सर्विस होता है वो बेसिकली डिटरमाइन किया जाता है गवर्नर के द्वारा, एंड इट कैन नॉट बी वेरिड फॉर देयर डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट। मान लीजिए कि कोई बंदा चेयरमैन चुन लिया गया या फिर वो मेंबर चुन लिया गया, उसको बेसिकली कुछ सर्विस कंडीशन डिटरमाइन कर दिया गया गवर्नर के द्वारा, तो क्या इनके अपॉइंटमेंट के बाद गवर्नर इसको इनकी सैलरी वगैरह या फिर जो कि सर्विस कंडीशन का पार्ट है उनको कम कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अगर ये ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा कि ये प्रेशर में आ जाएंगे, कौन, चेयरमैन और मेंबर्स, और इनके फेवर में काम करने लगेंगे। ठीक है, जबकि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है तो इनको किसी के फेवर में काम नहीं करना है। दैट इज वाई इंडिपेंडेंस के लिए जो कंडीशन ऑफ सर्विस है इसको चेंज नहीं किया जा सकता है आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, एंटायर जो एक्सपेंसेस होता है रिलेटेड टू स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि सैलरी देना, इसके स्टाफ की सैलरी या फिर चेयरमैन की सैलरी या फिर जो मेंबर्स होते हैं उनकी सैलरी, वो कहाँ से दिया जाता है? वो बेसिकली दिया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। ये चार्ज किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ये एक ऐसा फंड होता है जहां से पैसा निकालने के लिए वोटिंग की जरूरत नहीं होती है। वोटिंग से मेरा मतलब ये है कि जो अदर फंड होते हैं वहां से अगर पैसा निकालना है एक्सेप्ट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, तो वहां पे क्या होता है, उनके लेजिस्लेटिव असेंबली में, किसी भी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको उसको पास करना पड़ता है वोटिंग के द्वारा। तो एक प्रेशर हो जाएगा, अगर वोटिंग होगी तो मतलब इनकी सैलरी भी वोटिंग के अंदर आ जाएगी, तो एक इनके ऊपर प्रेशर रहेगा कि भाई हमारी सैलरी भी वोटिंग से आती है, तो ये कई बार फेवर में काम करेंगे लेजिस्लेचर्स के। ठीक है, इसलिए भी ये प्रोविजन रखा गया है कि इनकी जो सैलरी हो वो चार्ज की जाए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, ताकि वोटिंग उसमें ना हो। नेक्स्ट है, चेयरमैन जो होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के,
उनका जब टेन्योर खत्म हो जाता है एज ए चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वो एलिजिबल होते हैं फिर भी अपॉइंटमेंट के लिए। चेयरमैन बन सकते हैं वो यूपीएससी के। मान लीजिए कोई हरियाणा का स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई चेयरमैन है, दिस पर्सन इज चेयरमैन इन हरियाणा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और यहाँ पे इनका टेन्योर खत्म हो गया, ठीक है, इस टेन्योर हैज इंडेड, तो ये अगर चाहें तो यूपीएससी में ये मेंबर चेयरमैन बन सकते हैं, मतलब इनको बनाया जा सकता है, इलिजिबल है, चाहे तो क्या इनकी मर्जी से थोड़ी काम होगी, बट ये इलिजिबल रहेंगे फॉर द अपॉइंटमेंट इन द, मेंबर भी बन सकते हैं या फिर चेयरमैन बन सकते हैं यूपीएससी में, या फिर किसी अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि राजस्थान स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहां पे भी ये चेयरमैन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैसे ही सेम मेंबर्स के लिए भी है। मान लीजिए कोई मेंबर है, अपना कार्यकाल खत्म किया उसने, उसको वो भी एलिजिबल हो जाता है अपॉइंटमेंट के लिए। किस किस पोस्ट के लिए? तो चेयरमैन और मेंबर बन सकता है वो यूपीएससी का, या फिर एसपीएससी का, या फिर किसी अदर एसपीएससी का अदर देन इट्स ओन, जहाँ पे काम किया है। मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि कोई हरियाणा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई एक मेंबर है, वो यहाँ पे टेन्योर खत्म कर लिया इसने, तो ये इलिजिबल रहेगा कि ये यूपीएससी में जाके मेंबर बन जाए या फिर चेयरमैन बन जाए, या फिर किसी अदर स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन में, मान लीजिए कि राजस्थान की स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंबर या फिर चेयरमैन ये बन सकता है, या फिर उसी पब्लिक सर्विस स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन में, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में ये चेयरमैन बन सकता है, ठीक है, क्योंकि ये मेंबर था, रिटायर हो गया, तो चेयरमैन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चेयरमैन और जो मेंबर होते हैं वो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट और टू द दैट ऑफिस। मतलब ये है कि मान लीजिए कोई बंदा है, दिस पर्सन इज बेसिकली चेयरमैन ऑफ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये इनका टेन्योर खत्म हो गया, तो क्या ये दोबारा से चेयरमैन बन सकते हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का? तो नहीं, मतलब सेकेंड टर्म नहीं मिलता है इनको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फंक्शन सब जान लेते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो जो मेन फंक्शन जो प्ले करती है, जो निभाती है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, वो है एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना। बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाती है ये, जैसे कि सिविल पोस्ट वगैरह के लिए बहुत सारे पोस्ट होते हैं, उसके लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है ये। देन ये कई बार कंसल्ट की जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। वो मैटर्स हैं जैसे कि पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट से मतलब मेरा ये है कि जो मैन पावर से रिलेटेड मैनेजमेंट है उसमें कंसल्ट किया जाता है इसको। इसमें ऑल मैटर्स रिगार्डिंग द मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट में भी कंसल्ट किया जाता है। देन प्रिंसिपल्स इन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स टू सी सर्विसेज एंड पोस्ट। तो सी लेवल की जो सर्विसेज होते हैं, सी ग्रेड की सर्विसेज, वहाँ पे भी जो प्रिंसिपल होता है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, वहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट इनसे कंसल्ट करती है कि क्या एसपीएससी साहब आप हमें बताइए कि क्या प्रिंसिपल्स होनी चाहिए इनके अपॉइंटमेंट के लिए। और इसमें भी ये सपोर्ट करते हैं, कंसल्टेशन देते हैं, कंसल्टेटिंग सर्विसेज अपनी, कंसल्टेंसी सर्विसेज रेदर अपनी देते हैं, ठीक है। देन प्रमोशंस और ट्रांसफर से रिलेटेड भी मैटर में ये अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं। सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, ये एक अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि कोई बंदा किसी सिविल पोस्ट के लिए सुटेबल है कि नहीं, ये भी सर्टिफिकेट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ही देता है। या फिर ट्रांसफ़र किया जा सकता है किसी का, नहीं वो ट्रांसफ़र के लिए सुटेबल है कि नहीं, वो भी सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट यही से मिलता है। और भी मैटर हो सकते हैं प्रमोशन से रिलेटेड, प्रमोशन किसी का हो सकता है कि नहीं, वहाँ पे भी सुटेबिलिटी लेनी पड़ती है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑल डिसिप्लिनरी मैटर्स जो होते हैं वो भी रेफर किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट टू द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इसमें सेंसर कर सकती है, सीवियर डिस्पोजल कर सकती है, डिसअप्रूवल कर सकती है उस पर्टिकुलर डिसिप्लिनरी मैटर को, और विथ होल्ड कर सकती है इंक्रीमेंट ऑफ द कंसर्न पर्सन जिसके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन हो रहा है, उसका इंक्रीमेंट रोका जा सकता है, या फिर उसका प्रमोशन भी रोका जा सकता है, रिकवरी की जा सकती है जो लॉस हुआ है उसके वजह से, रिडक्शन भी किया जा सकता है, उसके रैंक को मतलब डिमोशन किया जा सकता है, उसका कंपलसरी रिटायरमेंट भी करवाया जा सकता है, उसका रिमूवल भी हो सकती है सर्विस से, या फिर डिसमिस भी किया जा सकता है सर्विस से। ये सारे एक्शन ले सकता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन।
नेक्स्ट है एनी क्लेम फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस। मान लीजिए कोई बंदा है और अपनी ऑफिस की ड्यूटी कर रहा है, वो यहाँ पे देखिए ऑफिस की ड्यूटी कर रहा है, एक बंदा है वो अपनी ऑफिस की ड्यूटी कर रहा है, ठीक है, सिविल सर्वेंट है वो, और इसी ड्यूटी में उसके ऊपर ड्यूटी पे कुछ आरोप लगाया गया कि इसने गलत ड्यूटी की है, ये है किया है, वो किया है, इस पे कुछ चार्जेस लगा दिए गए। तो लीगल प्रोसेस इनिशिएट करेगा, उसमें इसके कुछ खर्च होगा, उस खर्च में बाद में पता चला कि लीगल प्रोसेस में कि ये बंदा ठीक था, मतलब ये गलती इसने नहीं की थी, गलत आरोप लगे थे इसके ऊपर, तो ये जो खर्च हुआ है उसका रीइंबर्समेंट भी कराती है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। Next, any claim for award of pension in respect of injuries sustained serving under the government, वो भी मान लीजिए कोई बंदा नौकरी कर रहा है और नौकरी के दौरान ही उसका एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए गाड़ी से कहीं जा रहा है, कोई बीओ वीडियो है, उसको गाड़ी मिली है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और वो सर्विस के काम से कहीं जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको लग गई चोट इतनी ज़्यादा कि वो अब आगे काम नहीं कर सकता है, तो उसको डेफिनेटली पेंशन मिलना चाहिए। तो उसको उस पेंशन में क्या अमाउंट मिलेगा, कितना पेंशन मिलेगा, वो भी डिसाइड करने का पावर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को ही है। देन सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली यहाँ पे एक मानना है सुप्रीम कोर्ट का कि जब गवर्नमेंट फेल हो जाती है टू कंसल्ट नॉट यूपीएससी, हियर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इन द मेंशन्ड अबव ग्राउंड्स, इन सब ग्राउंड्स में कंसल्ट नहीं करती है, तो एग्रीव्ड को कोई रिमेडी नहीं है कि वो कोर्ट जा सकते। इसका मतलब ये कि मान लीजिए कि कोई डिसिप्लिन, सपोज एक एग्जांपल के तौर पे देखिए कि डिसिप्लिनरी एक्शन हो रहा है किसी पर्टिकुलर बंदे के अगेंस्ट में जो कि एक सिविल सर्वेंट है, ठीक है, और इन पे कुछ चार्जेज हैं और डिसिप्लिनरी एक्शन हो रहे हैं, और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए अगर एसपीएससी को कंसल्ट नहीं करती है, सीधा इनको हटा दिया, सर्विस से निकाल दिया मान लो, तो उस केस में ये जो निकाले हुए एग्रीव्ड बंदे हैं, जो बंदा ये यहाँ पे मैंने बताया, वो कोर्ट में नहीं जा सकता है फॉर सीकिंग रिमेडी, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इस मैटर में। अगर स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो कुछ एडिशनल फंक्शंस भी दे सकता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को, जैसे कि सर्विसेज ऑफ स्टेट, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई एडिशनल चार्ज दिया जा सकता है। इट कैन ऑल्सो प्लेस द पर्सनल सिस्टम ऑफ एनी लोकल अथॉरिटी, कॉर्पोरेट बॉडी, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ एसपीएससी, वो भी दिया जा सकता है। तो एडिशनल फंक्शन डेफिनेटली एक एक्ट पास करके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को दिया जा सकता है लेजिस्लेचर के द्वारा। नेक्स्ट है एनुअल रिपोर्ट जमा करना पड़ता है रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जमा करते हैं गवर्नर को, ठीक है, अपना रिपोर्ट जो इनका परफॉर्मेंस का रिपोर्ट है वो जमा करते हैं गवर्नर को। गवर्नर इसको फर्दर रखते हैं दोनों हाउसेस के सामने। अगर मान लीजिए कहीं पे बाई कैमरलिज्म है, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो दोनों हाउसेस में इसको रखा जाएगा। अगर कहीं पे एक ही हाउस है तो एक ही हाउस में रखा जाएगा। एंड यहाँ पे साथ में गवर्नर को मेमोरेंडम explaining the cases where the advices of commission was not accepted and the reasons for such non acceptance वो भी रखना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे मैटर्स में सरकार को कंसल्ट करना होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सारे मैंने बताए थे, इन मैटर्स में कंसल्ट करना होता है। अगर इसने कुछ एडवाइस दिया और सरकार ने नहीं माना तो उसका रीजन क्या है, क्यों नहीं माना, वो सब भी जमा करना पड़ता है, दोनों हाउसेस में रखना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब आंसरेबिलिटी बन जाती है सरकार की रिगार्डिंग द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एडवाइस है क्यों नहीं किया, वो भी बताना पड़ता है सरकार को। अब हम जानेंगे कुछ लिमिटेशन है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ जो इस प्रकार हैं, ये देख लीजिए। यहाँ पे पहला जो लिमिटेशन है वो ये है कि कई सारे मैटर को इसके फंक्शनल ज्यूरिडिक्शन से बाहर रखा गया है, मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के फंक्शनल ज्यूरिडिक्शन से कई सारे मैटर्स को बाहर रखा गया है। वो मैटर्स कौन कौन से एक एक करके देख लेते हैं, जैसे कि मेकिंग रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट्स फॉर एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स। तो जब भी स्टेट गवर्नमेंट कोई रिजर्वेशन प्लान कर रही है किसी पर्टिकुलर बैकवर्ड क्लास के लिए, तो उसमें उस मैटर में कंसल्टेशन नहीं लिया जाएगा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का। नेक्स्ट यहाँ पे आता है
टेक जब भी स्टेट गवर्नमेंट कंसिडरेशन पे रखती है ऑफ द क्लेम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स इन मेकिंग द अपॉइंटमेंट्स टू द सर्विसेज एंड पोस्ट, उसको भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के संज्ञान में नहीं रखा जाता है, उससे कंसल्टेशन नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट है गवर्नर कैन एक्सक्लूड पोस्ट सर्विस एंड मैटर्स फ्रॉम द परव्यू ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये भी एक लिमिटेशन है कि गवर्नर जब चाहे तो किसी भी पार्टिकुलर पोस्ट को या फिर सर्विस को या फिर कई सारे मैटर्स है जिनको एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के परव्यू से उनके दायरे से बाहर रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट करता है कि गवर्नर स्टेट सर्विसेज और पोस्ट को के लिए रेगुलेशन बना सकते हैं, जो रेगुलेशन बेसिकली रिलेटेड होंगे कि कौन से मैटर्स shall not be necessarily for SPSC to be consulted, कौन कौन से मैटर होंगे जिन पे SPSC का कंसल्टेशन लेना जरूरी नहीं होगा, इसके रिगार्डिंग गवर्नर रेगुलेशन बना सकते हैं। लेकिन जब भी ऐसा रेगुलेशन गवर्नर बनाएंगे तो ही शैल द रेगुलेशन शैल बी laid before each house of the state legislature for at least 14 days। फिर से समझाता हूँ, कई बार गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशन के पावर के हिसाब से गवर्नर स्टेट की सर्विसेज और पोस्ट से रिलेटेड कोई रेगुलेशन बनाते हैं, जिस उस रेगुलेशन का मकसद ये होता है कि उस पार्टिकुलर रेगुलेशन में मेंशन किया जाता है कि पार्टिकुलर जो मैटर होगा वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के परव्यू से बाहर होगा, वो नया रेगुलेशन बनाते हैं गवर्नर। जब भी ऐसा कोई रेगुलेशन वो बनाएंगे तो उस रेगुलेशन को रखना पड़ेगा दोनों हाउस के सामने, ईच हाउस के सामने एटलीस्ट फॉर 14 डेज, ताकि स्टेट लेजिस्लेचर उसको स्टडी कर सके और स्टेट लेजिस्लेचर को अगर लगे कि भाई ये गलत हो रहा है तो अमेंड भी कर सकती है उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोल क्या है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? तो बेसिकली जो रोल यूपीएससी का है सेम लगभग वही रोल स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी। इट इज ए वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन स्टेट एंड इट इज कंसर्न विद द रिक्रूटमेंट ओनली। रिक्रूटमेंट से इसका कंसर्न है और बाकी कुछ एडवाइसेस भी देती है गवर्नमेंट को व्हेन इट इज कंसल्टेड ऑन द प्रमोशन एंड डिसिप्लिनरी मैटर्स एक्सेट्रा। It is not concerned with the classification of service pay, service condition, cadre management, training and so on, because इसका काम जो है मुख्य काम है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना, रिक्रूटमेंट कराना। इट इज सेंट्रल जॉब इज टू इन सिक्योर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। बाकी उनकी कैसे ट्रेनिंग होगी, उनके पे एंड सर्विसेज कंडीशन क्या होंगे, वो सब कुछ छोड़ दिया गया है अलग डिपार्टमेंट के ऊपर, जो कि स्टेट की डिपार्टमेंट होती हैं, बेसिकली पर्सनल डिपार्टमेंट होती हैं जो कि ट्रेनिंग से रिलेटेड वगैरह मैटर्स को डील करती हैं। नेक्स्ट है, हालांकि इसको लिमिटेड रोल भी दिया गया है, साथ में इसका जो रिकमेंडेशन है वो भी एडवाइजरी नेचर का होता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो रिकमेंडेशन होता है वो एडवाइजरी नेचर का होता है, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर इस एडवाइस को माने तो ठीक है, नहीं माने तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली एक सेफगार्ड है कि वो जो नहीं मानते हैं इनके एडवाइस को, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब सरकार नहीं मानती है इसकी एडवाइस को, तो वो रीजन देना पड़ता है, गवर्नर को सबमिट करना पड़ता है कि क्यों इसके एडवाइस को नहीं माना गया। ये सबमिट करना होता है थ्रू द मेमोरेंडम, और ये मेमोरेंडम पेपर जो है वो सबमिट किया जाता है दोनों हाउसेस में, ताकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको देख सके कि क्यों इन्होंने नहीं फॉलो किया है इसके एडवाइस को, रीजन क्या है नहीं फॉलो करने का। तो आंसरेबिलिटी जरूर ये सिक्योर करता है। अब देखिए, विजिलेंस कमीशन जो है स्टेट की, जिसको एसवीसी बोलते हैं, स्टेट विजिलेंस कमीशन, ये 1964 में आई थी, जिसमें कि डिसिप्लिनरी मैटर्स जो होते हैं एक सिविल सर्वेंट को, इसको रेफर किया जाता है, साथ में एसपीएससी को भी वो मैटर रेफर किया जाता है। मतलब स्टेट की विजिलेंस कमीशन और एसपीएससी को दोनों को सरकार ये डिसिप्लिन से रिलेटेड मैटर सौंपती है कि इसमें इनसे कंसल्टेशन लिया जा सके। तो कहीं ना कहीं इसके इमरजेंस ने, स्टेट विजिलेंस कमीशन के इमरजेंस ने कहीं ना कहीं इसकी जो वैल्यू है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को डिक्लाइन किया है, कम किया है। और ये वैल्यू और भी डिक्लाइन हो जाती है जब कॉन्ट्राडिक्टरी एडवाइस देते हैं दोनों।
कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है इनके एडवाइस में, तब और प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। लेकिन चूंकि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये कहीं ना कहीं एज ले जाती है, इसके एडवाइस को ज़्यादा मौके मिलते हैं एक्सेप्टेंस का, इसको ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलता है और इसको थोड़ा कम मिलता है। तो ये बात एक अलग बात है जो मैं आपको बताया। नेक्स्ट है, फाइनली द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज कंसल्टेड बाय द गवर्नर व्हाइल फ्रेमिंग रूल्स फॉर अपॉइंटमेंट टू जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट अदर देन द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। ये ऑलरेडी कई बार मैंने गवर्नर के रोल में भी आपको बताया है। एंड कंसर्न स्टेट का हाई कोर्ट भी कंसल्ट किया जाता है। मतलब देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उनके अलावा भी कुछ लोग होते हैं जो कि जुडिशियल सिस्टम के पार्ट होते हैं। इनसे नीचे लोग, कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो काम करते हैं, जो कि जुडिशियल सर्विस के पार्ट होते हैं। इस केस में, इनके अपॉइंटमेंट के केस में, इनका अपॉइंटमेंट गवर्नर ही करते हैं, लेकिन इनको कंसल्ट करना पड़ता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को, ताकि इनका अपॉइंटमेंट किया जा सके। साथ में हाई कोर्ट का भी कंसल्टेशन जरूरी हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये प्रोविजन रखा है कि अगर दो या दो से ज़्यादा स्टेट चाहें तो दे कैन क्रिएट बेसिकली ए ज्वाइंट पब्लिक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी क्रिएटेड फॉर देम। ठीक है, अगर दो या दो से ज़्यादा स्टेट चाहते हैं। ये तभी हो सकता है जब पार्लियामेंट एक एक्ट बना दे, एक लेजिस्लेशन कर बना दे, एक लॉ बना दे ऑन द रिक्वेस्ट फ्रॉम टू और मोर स्टेट्स। जब दो या दो से ज़्यादा स्टेट पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें चाहिए एक ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि हमारे नीड को, हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में नीड को पूरा कर सके, तो डेफिनेटली पार्लियामेंट ये बना सकता है। पार्लियामेंट के पास ये पावर है बनाने का। सॉरी, मेरी कंप्यूटर की बैटरी थोड़ी कम हो रही है, जल्दी ही ख़त्म करूँगा इसको। ठीक है, बना सकता है। एंड ये एक चूंकि ये एक एक्ट के द्वारा बनाया जाता है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बिकॉज पार्लियामेंट इसको एक्ट के द्वारा बनाता है। ऐसा हुआ है जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा ने एक जेपीएससी बनाया था फॉर शॉर्ट पीरियड, जब ये पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था, तो एक ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों ने रिक्वेस्ट किया था और बना भी था। नेक्स्ट है, चेयरमैन और जो मेंबर होते हैं जेपीएससी के, ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा 6 मंथ के लिए। मतलब ये गवर्नर के द्वारा नहीं किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा 6 ईयर्स के लिए, या फिर मैक्सिमम इनका एज 62 ईयर्स हो सकता है। दे कैन ऑल्सो बी सस्पेंडेड और रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। दे कैन ऑल्सो रिजाइन बाय रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट। एंड नंबर और जो कंडीशन होता है इनकी सर्विस से रिलेटेड, वो भी प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आया है कि गवर्नर, चूंकि कई सारे स्टेट्स इन्वॉल्व होते हैं, दो या दो से ज़्यादा, तो उस केस में अपॉइंटमेंट जो चेयरमैन और मेंबर का होता है वो गवर्नर नहीं करते हैं, वो प्रेसिडेंट ही करते हैं। एंड ये भी अपना रिपोर्ट सबमिट करती है किसको, स्टेट के गवर्नर्स को। सेपरेट स्टेट हो सकते हैं, मान लीजिए दो या दो से ज़्यादा स्टेट के हैं इसमें इन्वॉल्व, तो उन पर्टिकुलर स्टेट्स के गवर्नर्स को रिपोर्ट अपना ये सबमिट करती हैं, और वो जो गवर्नर्स हैं वो अपने अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेजिस्लेचर में इस रिपोर्ट को रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यूपीएससी कैन ऑल्सो सर्व द नीड्स ऑफ द स्टेट ऑन रिक्वेस्ट। तो जो जेपीएससी के संदर्भ में यूपीएससी भी अपना सर्विस दे सकती है, नीड को पूरा कर सकती है इन स्टेट की नीड को, लेकिन इसके लिए रिक्वेस्ट आना चाहिए स्टेट्स के थ्रू, और एंड जो प्रेसिडेंट हैं वो अप्रूव करने चाहिए कि भाई ठीक है यूपीएससी